Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. We are discussing a very interesting chapter that is the electromagnetic induction, theory concept, and some critical questions we up till now discussed. And let's move to discuss some other good questions. So, friends, we have this question, question number 12. स्मॉल लूप 11 क्वेश्चन मैंने कराया था तो 12 क्वेश्चन अ स्मॉल स्क्वायर लूप of a wire of a side length L is placed inside the large square loop of the wire capital L. This was asked in the some last previous year JEE as well. The similar question was asked in the JEE last year. बहुत सारे पेपर्स थे उसमें से एक पेपर में ये क्वेश्चन था. तो क्या दिया गया है देखो अब. सर थोड़ा लैग हो रहा है. अभी लैग हो रहा है. हाँ तो एकदम स्मूथ नहीं है, मतलब सुनाई तो दे रहा है बट जो पहले स्मूथ सुनाई दे रहा था, मतलब एक दो अच्छा वीक वेट पहले जस्ट वेट अ मिनट. ओके. वैसा है. A small square loop of a wire of a side length L is placed in a large square loop. तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक लार्ज लूप के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर लूप पड़ा हुआ है और मुझे क्या करना है. आई वॉन्ट टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम. चलो मुझे क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है. तो कोई बताएगा कैसे करेंगे. सब बड़े लूप में से करंट पास करेंगे और पहले का फ्लक्स फाइंड करेंगे. एकदम परफेक्ट बोले. बड़े लूप में से करंट पास करेंगे और उसके द्वारा जो छोटा लूप है उसमें कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फाइंड करेंगे. तो बड़े लूप में से आप करंट जब पास करोगे तो देखो ये जो नीचे का ए बी सेक्शन है लूप का, तो उसके द्वारा मुझे कोई बताएगा कि ये जो यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा बाय द ए बी लेंथ ऑफ द लूप ए बी सी डी. मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन या इनवर्ड डायरेक्शन बोलो कहाँ पे होगा. आउटसाइड आउटसाइड. अच्छा तो एक काम करते हैं हमें ना ये ए बी वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम फाइंड कर लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 4. पूछो क्यों. पूछो क्योंकि ये जितने भी सेक्शन है ए बी बी सी सी डी डी ए वो सारे जितने भी वायर्स है वो सारे वायर्स के द्वारा यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटसाइड के तरफ ही है. इट इज आउटसाइड. चाहे वो वायर ए बी है या बी सी है या सी डी है. अब देख लो इफ यू कंसिडर द वायर बी सी योर थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. योर फिंगर विल बी आउटवर्ड एवरी टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट ओ फ्रॉम द पॉइंट ओ. तो मुझे क्या करना है कि एक का फाइंड करना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो एक का फाइंड करते हैं चलो. तो आपको पता है कि अगर कोई सिमेट्रिक अगर कोई फाइनाइट वायर है तो फाइनाइट वायर से अगर कोई पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो पॉइंट से नीचे की साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. एक साइड का एंगल उसको थीटा 1 बोल दो, दूसरे साइड का एंगल थीटा 2 बोल दो. यहाँ पे स्क्वायर लूप है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि स्क्वायर लूप में जो होता है ना तो उसके जो डायगोनल है तो होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये जो एंगल होगा 90 होगा तो 90 का जो आधा हो जाएगा वो 45 हो जाएगा. तो अब मुझे बताओ कोई एक वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई वाई sin theta 1 plus sin theta 2. If you remember, this was the formula for the magnetic field by the finite length of the wire. Am I right, friends? यस सर. तो उसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया. बिकॉज ऐसे 4 लूप है 4 वायर से. ये 4 कैंसिल हो जाएगा. म्यू 0 आई. मुझे ये बताओ कि y का वैल्यू कितना रहेगा. y का वैल्यू बताएगा कोई. दिस इज अ y. तो दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द half of the wire, half of the length of the side. Am I right, friends? Is it okay? यस सर.
इंटू 1/√2 प्लस 1/√2, क्यों? बिकॉज ये दोनों एंगल कितने हो गए? 45 45। तो 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2। 2/√2 मतलब √2 बचेगा, ऊपर √2 बचेगा, नीचे का 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 म्यू 0 I अपॉन पाई एल। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया सेंटर पे। अब मुझे क्या करना है, वो फ्लक्स, ये मेरा हो गया B1, और फ्लक्स फाइंड करना है दूसरे लूप का, मतलब phi2 इज इक्वल्स टू A इंटू B1। तो उसका जो एरिया है, छोटे वाले लूप का जो एरिया है वो कितना है भैया? स्मॉल l स्क्वायर, एंड वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपका 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई एल। तो ये phi2/I1, phi2/I1 अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? म्यू 0 2√2 म्यू 0 2√2 म्यू 0 एल स्क्वायर अपॉन पाई एल। तो ये आपका हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, 2√2 म्यू 0 एल स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल एल। तो ऐसा कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ना, वो स्मॉल एल स्क्वायर बाई कैपिटल एल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? वैसे JEE के एग्जाम में ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ही पूछा था, किसके ऊपर डिपेंडेंट है ऐसा नहीं पूछा था, वो उसका फॉर्मूला ही पूछा था। तो क्या फ्रेंड्स ये पता चला आपको? यस सर। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 13। आर यू एबल टू सी दिस क्वेश्चन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन? यस सर। चलो क्या लिखा है देखो तो। A wire of a length 1 meter is moving with the speed of 2 meter per second perpendicular to its length and homogeneous magnetic field of a 0.5 Tesla. The end of the wire are joined to the circuit of the resistance 6 ohm. The rate at which work is being done to keep the wire moving constant speed. देखो ये आ गया, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो आ गया, अभी जो डिस्कशन चल रहा था वो हो गया। देखो वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपको, इफ यू वांट्स टू कीप इट रोटेटिंग, if you हाँ want सर। it rotating you have to do some work. Is that clear? यस Is it understood? यस तो उसका पावर कितना होगा, वो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा? तो सर। अप्लाइड मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो अगर हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड कर देंगे तो भी चलेगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब ईएमएफ इनटू द करंट। तो ईएमएफ आपको पता है BVL, लेंथ है वायर का 1 मीटर, वेलोसिटी जो है उसका 2 है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.5 है। तो ऑब्वियसली ये जो मिलेगा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है जाएगा सर ये। 1 वोल्ट, और करंट जो मिलेगा वो आपको ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ जो है ना वो 1 है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 6, तो 1/6 एम्पियर विल बी द आंसर। तो अभी आपको पावर कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो बोले जितना इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस होगा ना उतना ही मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कितना इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा है, तो भैया ईएमएफ इनटू करंट, ईएमएफ जो है वो 1 वोल्ट है, करंट जो है वो 1/6 है। तो पावर रिक्वायर्ड टू मेक दिस पॉसिबल is 1/6 watt. Is that clear friends? यस सर। Is it understood? यस सर। Okay. Come to the 14th question. It is a very intelligent question. 14th question is a really very good question. Very few question I had seen in different books for the induced electrical field. आपको शायद पता होगा कि whenever any flux linked with any coil changes, EMF तो इंड्यूस होता ही है, करंट भी इंड्यूस होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होता है अगर आपको याद हो तो। और वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, वो क्लोज लूप फॉर्म फॉर्म करता है। करता है। और किसी को याद है मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला बताया था, किसी को याद है? इक्वल्स टू इंटीग्रेशन B डॉट DL इंटीग्रेशन E डॉट DL।
B integration closed loop vector E dot dl. So this is the formula by which you will get the idea about the induced electrical field. तो अगर आपको induced electrical field find करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? You need to find the EMF first. Okay? चलो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म बट टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड बी that is a B proportional to T. Magnetic field is time varying. Okay. So ये B, I can say B is equals to KT like that. Magnetic field is a time varying. So B is equals to KT. Exist in the circular region of a radius A, and it's directed into the plane of the paper, inside the plane of, into the plane of paper, as shown. The magnitude of the induced electric field, देखो ये फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आपके नजर में आया हुआ है. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत ही कम देखे गए हैं, बट दिस इज द क्वेश्चन. एट द पॉइंट P वी वांट्स टू फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम है ना EMF फाइंड करेंगे. तो हमको पता है कि EMF इज इक्वल्स टू d phi by dt, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफरेंशिएशन. तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता होगा कि भाई A इंटू बी होता है, बट ध्यान से देखो तो फ्लक्स कौन से रीजन पे है? फ्लक्स कौन से रीजन पे है? मैग्नेटिक फील्ड कौन से रीजन पे है? तो बोले जिसका रेडियस A है ना, उसी सर्कुलर पार्ट में हमारा फ्लक्स लिंक्ड है. तो हमको एरिया तो वही लेना है जहां पे फ्लक्स लिंक है. तो एरिया आपका हो जाएगा पाई A स्क्वायर एंड dB by dt. अब dB by dt अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ आपको कांस्टेंट मिलेगा. तो आपका जो EMF है वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, पाई A स्क्वायर, let it is remains dB by dt, let it be remains dB by dt. ओके, चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? यस सर. अब हमको ये पता है कि EMF जो होता है ना, वो क्लोज्ड इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी ऐसे सर्कुलर क्लोज लूप में फॉर्म होता है, और मुझे पॉइंट P पे फाइंड करना है. तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि EMF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dl. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? इलेक्ट्रिकल फील्ड ए P पॉइंट के द्वारा, वहां पे मैंने एक पूरा सर्कुलर रीजन कंसीडर किया, तो वहाँ वो एट एवरी पॉइंट ऑन दैट पॉइंट, एट लाइक दैट काइंड ऑफ पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेंस कांस्टेंट. एंड इंटीग्रेशन dl का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्लोज लूप? क्या हो जाएगा आपका? 2 pi r हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. पता चला आपको? अब जो EMF है वो पाई A स्क्वायर dB by dt है, एंड राइट साइड आपका हो गया E इंटू 2 pi r. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हो जाएगा आपका A स्क्वायर dB by dt अपॉन 2r. सो E proportional to always 1 upon r होता है, that is to be noted. Is that clear friends? यस सर. It is decreased with respect to 1 upon r. It was asked in the IIT examinations. चलो क्या ये चीज समझ में आया भैया? यस सर. It's a good question. सर मतलब अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है तो वो सर्कुलर मोशन करता है. सही बात है. अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा होता तो वो डेफिनेटली सर्कुलर मोशन करने का ट्राई करेगा. सही बात है आपका. ओके, यस सर. तो और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर, देखो ये चैप्टर ऐसा है, देखो कुछ इसमें ऐसा होता है कि आपको जब JEE नीट के एग्जाम आप देते हो, तो नीट तो ठीक है, नीट में तो सबको सब कुछ करना है, उसमें क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं. तो सारे चैप्टर के अगर फंडामेंटल आपको पता है और आपने थोड़ा क्रिटिकल का नहीं, बट आपने जस्ट ये जो रेगुलर मतलब ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस जो आगे मैंने दिए हुए हैं नोट्स में, अगर वो किया है तो इनफ है नीट के लिए. JEE में आपको क्रिटिकल करना पड़ेगा, बट उसमें क्या करना है आपको, कुछ चैप्टर्स आपको सिलेक्ट करना है, टारगेट करना है. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना वो टारगेटेबल चैप्टर है. जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो टारगेटेबल चैप्टर है. जैसे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो टारगेटेबल चैप्टर्स है। 12th के मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है ना वो टारगेटेबल है। जैसे ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा है, उसमें बहुत डीप तक क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा ऑप्टिक्स है कि उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। तो ऑप्टिक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, तो बट उसको आपको कुछ हद तक ही करना है उसको। बहुत ऑप्टिक्स में पूरे बुक मतलब बहुत सारे बुक भी लिख सकते हैं हम, इतने इतना बड़ा पोर्शन है। तो आप उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करो आपको, बिकॉज देखो एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन ही आएगा, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो ऑप्टिक्स थोड़ा हो आपसे बन पाए उतना करो, बहुत ज्यादा मत करो। बट ये सारे चैप्टर्स जो है वो टारगेटेबल चैप्टर है। तो मतलब आप सोचोगे कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, तो वो मैं भी आपको बता दूंगा। बट ये जो चैप्टर है अभी हम जो कर रहे हैं वो टारगेटेबल है, उसको करना चाहिए, आपको पूरा करना चाहिए। आगे के मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी वो पूरा करना चाहिए। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स थोड़ा उसको रिस्ट्रिक्ट करो, उसको कुछ हद करो। वेव ऑप्टिक्स अच्छा है, वेव ऑप्टिक्स आप कर सकते हो। रे ऑप्टिक्स, फिर ये रोटेशनल मोशन वाला था जो चैप्टर, वो थोड़ा ऐसा था। लॉज ऑफ द मोशन थोड़ा ऐसा था। तो ये 3 चैप्टर है, लॉज ऑफ द मोशन, रोटेशनल मोशन एंड रे ऑप्टिक्स। ये 3 को अगर आप थोड़े कम करोगे तो चलेगा, बाकी सब चैप्टर को टारगेट करो। फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा है थोड़ा, वो भी थोड़ा टफ है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सोच के ये जेडबल का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। A coil of wire having a finite inductance and resistance has a conducting ring placed coaxially within it. The coil is connected with the battery at the time t0, and the time dependent current I1t is flowing through the coil. If I2t is the current induced in the ring and Bt is the magnetic field at the axis of the coil due to I1t, then as a function of time the produced I2t Bt, क्या लिखा हुआ है कोयल। तो खबर ना पड़ी सर। हाँ मैं वो इंटरप्रेट करेंगे। A coil of wire having a finite inductance and resistance has a conducting ring placed coaxially within it. Okay, ऐसा है कि हमारे पास एक कोयल है और कोयल के अंदर है ना एक रिंग पड़ा हुआ है। कोयल के अंदर एक रिंग पड़ा हुआ है, ऐसे कंडक्टिंग रिंग यहाँ पर पड़ा हुआ है कोयल के अंदर। इज दैट क्लियर? एंड कोएक्सियली, बट आप देख सकते हो कि दोनों के एक्सिस सेम है। आई हैड प्लेस्ड द रिंग कोएक्सियली टू द कोयल, देखो वो बराबर है। तो यहाँ तक समझ में आया? नाउ द कोयल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एट अ टाइम टी। अब इसके साथ कोयल के साथ बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, कोयल के साथ बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, एंड उसमें से टाइम डिपेंडेंट करंट I1t फ्लो हो रहा है। चलो यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? एंड t इज इक्वल टू 0 को हमने इस स्विच को ऑन किया हुआ है। ओके, नाउ इफ द I2t इज द करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग, तो रिंग के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको I2t बोला हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया? अभी हाँ सर। जाए तो क्वेश्चन हम समझ रहे हैं, अभी तो जस्ट जस्ट क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ओके, तो रिंग के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो I2t है, एंड B इज द फंक्शन ऑफ T इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ द कॉइल ड्यू टू द I1t। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है। तो क्वेश्चन ऐसा है सर कि किसका मतलब बी किसका है? वो तो ऑब्वियसली कोयल का ही होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड तो कोई का कोयल का ही है। देखो क्या लिखा है, एंड द BT इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ड्यू टू द I1t। तो I1t की वजह से ही ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ना ऑब्वियसली। अच्छा ओके। तो यहाँ पे पूछा ये है कि द प्रोडक्ट I2 इंटू टी, मतलब I2 इंटू बी का मतलब बी, करंट I2 एंड बी का प्रोडक्ट के बारे में पूछा, उसका क्या होगा। तो कुछ करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि कोयल के अंदर कोयल है, I1 करंट इंड्यूस हो रहा है, मतलब पास किया है हमने, और I2 इंड्यूस हो रहा है। I1 हमने पास किया है, I2 इंड्यूस हो रहा है। तो ये इंड्यूस करंट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड बी का क्या होगा। बी वैसे टाइम वेराइंग है, बी भी टाइम वेराइंग है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। સર એવું કરે ને કે I2 એટલે જે EMF ઇન્ડ્યુસ થયું અપોન R, R તો
ફાઇનાઇટ છે એટલે એને પ્રોપોર્શનાલિટીમાં નીકાળી દઈએ नहीं, એટલે क्या बोल रहे हो आप? એ I2 ઇન્ડ્યુસ થશે એટલે આપણે ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ડ્યુસ EMF અપોન R રાખી દઈએ તો बराबर है। પ્રોપોર્શ तो तो I2 इज I2 इक्वल्स टू क्या होगा? I2 इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली EMF इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस। फिर એટલે પછી ઇન્ડ્યુસ EMF આપણે ફાઇન્ડ કરી દઈએ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સ। इंड्यूस्ड EMF आपका हो जाएगा d phi by dt मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा हाँ I2 is equals to 1 upon R ddt of flux, magnetic flux linked with the coil linked with the ring, actually coil नहीं ring आएगा। तो flux is equals to area of the ring, let the radius of the ring is pi r square, and magnetic field is due to the current B1। और यहाँ पे B1 का वैल्यू कैसा होना चाहिए? So that should be a mu 0 ni1, it should be like this। So I2 is equals to 1 upon R, B1 का ही तो पिक्चर में लाना है। સર બટ I2 વેરિયેબલ છે એટલે બીજું વેરાઈ શકે એટલે એક્ઝેક્ટ નોટ ni1 નહીં લખી શકે। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन आर पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी वन बाई डी टी, ऐसा ही होना चाहिए। तो I2 एंड E1 के मल्टीप्लिकेशन कैसे मिलेगा हमको? है कोई आइडिया आपको? પાઈ આર સ્ક્વેર નો 2 પાઈ આર નહીં થાય? क्या बोल रहे हो आप? સર પાઈ આર સ્ક્વેર નો ડેરિવેટિવ 2 પાઈ આર નહીં થાય? नहीं dt ના नहीं नहीं नहीं, नहीं। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, एरिया इज फिक्स्ड, रिंग का जो एरिया है वो तो फिक्स्ड है, और हम टी के साथ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, रिंग का एरिया चेंज नहीं हो रहा है भैया, रिंग तो वही का वही है। ओके તો I2 ને પિક્ચરમાં કેતા લઈએ? I2 ને ક્યાંથી લઈએ? I2 ने પિક્ચરમાં કેતા લઈએ? કારણ કે આપણે તો I1 यूज કર્યું છે। नहीं, I2 इज इक्वल्स टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस किया ना आपने, I1 तो ओ हाँ pass किया है, I1 is a current which we had passed and I2 is a induced current, वही तो फाइंड कर रहे थे हम। चलो एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके ओके ये रहा, देखो ऐसा कुछ है, क्या लिखा है, यूजिंग K2 ये क्या है, यूजिंग K1 K2 एटसेट्रा द डिफरेंट कांस्टेंट I1 is equals to K1 1 minus e raised to t by tau, B2 is equals to K2 I1। ये क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? ये फॉर्मूला से कहाँ से लेके आए? यूजिंग K1 K2 एटसेट्रा I1 is equals to K1 1 minus e raised to minus t by tau। या बराबर है भैया। ओके बराबर है भैया। फ्रेंड्स हम लोग एक मिस्टेक हमने कर दिया, हमने एक चीज पढ़ा ही नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो एक चीज रह गया हमको पढ़ना, कहीं पे रेजिस्टेंस लिखा है भैया?
क्वेश्चन में? तो फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में ही ये बात डिस्कस हुआ था कि अगर रेजिस्टेंस है एंड अगर कोयल है और उसको अगर आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, तो इसमें से जो करंट पास होगा, इसमें से जो करंट पास होगा उसका फॉर्मूला I0 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ होगा। याद आ रहा है कुछ भैया? अच्छा, मतलब आ रेजिस्टेंस कोइलનું છે રિંગનું નથી. देखो, हाँ वो कॉइल का ही है ना। कॉइल ऑफ द वायर हैविंग फाइनाइट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, वो कॉइल का ही है ना। तो मैंने वो कॉइल का रेजिस्टेंस उसका बाजू में रख दिया। इज दैट क्लियर? ओके सर. ये टाइम कांस्टेंट होता है L बाई आर। अच्छा, ये हाँ. करंट है ना वो सर्किट में फ्लो होगा। और आपका जो B1 होगा ना, B1 वो आपका हो जाएगा μ0 NI1। तो आपका B1 जो है ना वो भी टाइम के साथ वेरी होगा विद μ0 NI1 विद द फंक्शन ऑफ t। तो ये आपका B1 हो जाएगा। अब रिंग का क्या बताया हुआ है वो देख लेते हैं। अब रिंग के लिए ये B1 तो पता चल गया, I1 भी पता चल गया। अब रिंग का I2 लिखा हुआ है। हाँ, I2 इज इक्वल्स टू K3 dB बाई dt बराबर है। परफेक्ट, अब बराबर है। देखो चलो, अब ये यहाँ तक आपको पता चला कि भाई I1 ये होगा, B1 ये होगा। और आपका जो I2 है ना वो अभी आपने जो बोला वही करेंगे हम, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। तो 1 अपॉन आर इन टू आपका हो जाएगा d5 बाई dt। अब ये 1 अपॉन आर dt ऑफ A इंटू B1। सो 1 अपॉन आर ए आपका हो जाएगा भैया पाई आर स्क्वायर, रिंग का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और ये डी B1 बाई dt करना है हमको, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा भैया। 1 अपॉन आर पाई आर स्क्वायर। अब ये डी डी टी ऑफ μ0 n I1 इज द फंक्शन ऑफ t। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट एन बाहर निकल के आएगा। एंड डी डी टी डिफ्रेंशिएशन आपको किसका करना पड़ेगा? I1 का। और I1 क्या है? तो बोले I0 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ है। तो दिस इज द I1। इसका डिफ्रेंशिएशन करो भैया, μ0 n पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। I0 बाहर आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस ऐसे लिखेंगे। और ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ का ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ तो होगा ही होगा, इनटू माइनस 1 अपॉन टाउ मल्टीप्लीकेशन में आएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. तो अभी जाके आपको I2 मिलेगा, अब जाके आपको I2 मिलेगा। तो ये आपका I2 हो जाएगा म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर I0 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टाउ, वह टाउ इज इक्वल्स टू आपको पता है कि एल बाई आर एट इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। चलो ये मिला आपको। તો L by R માં જે R છે અને જે પેલું તમે R જે R લખ્યું છે એ તો અલગ ને? नहीं वही रेजिस्टेंस है, वही हमारा रेजिस्टेंस। हाँ वो रिंग का रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे जो आर है ना ये रिंग का रेजिस्टेंस है, आर डैश करना पड़ेगा। और वो कोयल का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो रिंग में होगा, तो रिंग का रेजिस्टेंस होगा ये। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो आपका कोयल का है। अब ये आपको I2 मिल गया। मतलब ये कुल मिला के ऐसा है, कुल मिला के ऐसा है कि I2 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, बाकी सब कांस्टेंट है, I2 प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ है। इज दैट क्लियर? यस सर. एंड B1 प्रोपोर्शनल टू क्या है? I1. तो B1 टू I1, बट I1 प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर मल्टीप्लाई करना है इसके बाद. तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो B1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ कॉमन, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी वो टाइम के साथ वो कैसे वराई होगा, अब ये सोचना है आपको।
तो ये जो टर्म है वो टाइम के साथ कैसे वराई होगा, ये सोचना है। तो मल्टीप्लाई कर ही दिए तो कर देते मतलब चलो मल्टीप्लाई, गंदा हो गया ना, मतलब स्टार्ट किया तो खत्म करेंगे उसको, और क्या। चलो करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b1 इंटू आई टू इज इक्वल्स टू दिस k इंटू के मल्टीप्लाई का जो कॉन्स्टेंट उसको k बोल दिया, तो ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ माइनस ई रेस टू माइनस टू टी बाई टाउ। अब ये टाइम के साथ कैसा रिलेशन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा e raised to करते हैं एक जस्ट मिनट, क्या बोल रहे हो आप? x बन जाएगा ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और x भी 1/x है मतलब, तो एक्चुअली डिक्रीज हो रहा क्या बोल रहे हो? डिक्रीज होगा ना टाइम के साथ, क्या होगा? है, टाइम बढ़ेगा तो नहीं, बट वो माइनस साइन लिखा है, इसलिए एक्चुअली टाइम डिक्रीज होगा, तो एक्सपोनेंट तो डिक्रीज होगा बट आगे माइनस है, इसलिए डिनोमिनेटर क्या होगा कुछ पता नहीं, बट टाइम बढ़ेगा तो अच्छा हाँ सर, टाइम बढ़ेगा तो ई रेस टू टी बाई टाउ बढ़ेगा, तो 1 बाय जो फ्रैक्शनल है वो डिक्रीज होगा। बट वो दोनों, देखो यहाँ पे क्या है, हाँ चलो ये इसको सोचेंगे, ये आपके हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो टाइम बढ़ेगा तो ये टर्म भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, बट ये ज्यादा बढ़ेगा, देखो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ेगा। सो ये डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होगा और ये भी इंक्रीज होगा, बट ये जो है ना वो ज्यादा इंक्रीज होगा बिकॉज उसका 2 पावर है। तो फाइनली क्या होगा कि जो टर्म 1 जो है ना उसका जो रिजल्ट है उससे टर्म 2 का रिजल्ट ज्यादा कम होगा, तो अल्टीमेटली इट शुड बी इंक्रीजेस विद द टाइम। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है इन सिंपल लैंग्वेज, तो डिक्रीज ही होना चाहिए। लेट मी सी द सॉल्यूशन। बहुत गंदा हो गया ये रहा ना। देखो यही, हाँ हमने जो किया वही आ रहा है लास्ट में, तो देखो लास्ट में तो वही आ रहा है, देखो आ रहा है, देखो तो है ना, वही है देखो, हाँ यस सर। वही आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, दिस क्वांटिटी इज जीरो फॉर द टी इक्वल्स टू जीरो एंड फॉर द इनफाइनाइट। आप चाहे इनफाइनाइट लगा दो वो भी जीरो होगा, जीरो पे भी जीरो होगा, एंड पॉजिटिव फॉर द अदर वैल्यूज ऑफ द टी, तो इट मस्ट बी देयरफॉर इट मस्ट पास थ्रू द मैक्सिमम वैल्यू। इसका कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, देखो इस टाइप का। देखो आंसर तो हम लेके आए, आंसर तो हमारा भी वही आ गया, देखो जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा भी आंसर तो वही आ रहा है, देखो आप देख सकते हो। बट ये इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो रहा है कि भाई ये जो है ना वो जीरो पे भी जीरो होता है, अगर इन्फाइनाइट पे भी जीरो होता है तो बीच में कहीं पे मैक्सिमम होगा, तो इट विल पास फ्रॉम द मैक्सिमम, ऐसा एक ऑप्शन भी है, इट इज पास फ्रॉम द मैक्सिमम। सो इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके। विल पास थ्रू द मैक्सिमम समवेयर। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, बट समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ सर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। चलो क्वेश्चन नंबर 16, two coils can arranged in any of these three situation, in which case the mutual inductance is maximum। तो जिस केस में मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा, सपोज कि हम नीचे के कॉइल में से करंट पास करेंगे सारे में, फ्रॉम ऑल द थ्री ऑप्शंस, तो कौन से ऑप्शन ऐसे है कि जिसमें मैक्सिमम फ्लक्स दूसरे कॉइल के साथ लिंक होगा? ऑप्शन ए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन है, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम म्यूचुअल इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा? ऑप्शन ए में सबसे ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सर आओ पूछे तो आए क्यों? हाँ तो कभी कभी पूछते हैं ऐसे। इज दैट क्लियर? यस
और उसी आईआईटी में उसके पहले वाला भी क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ वो 2000 में ऐसा क्वेश्चन था, 2001 में ऐसा देखो। चलो और चीज, मेटालिक्स तो को बट दोनों के 4 ही मार्क्स है ना। मतलब ऐसा होता है कि आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस आपको ऐसा चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है। वो सब कुछ आपको सोचना है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये जो एग्जाम होती है ना जेडब्ल्यू की, वो जस्ट नॉलेज को चेक नहीं करती है, आपके वो टेस्ट को भी चेक करती है कि आपका एनालिटिकल मतलब क्या है, आपका एनालिसिस क्या करते हो आप वहाँ पे, मैनेजमेंट कैसा है आपका। A metallic square loop ABCD is moving in its own plane with velocity v in a uniform magnetic field perpendicular as shown figure। तो क्या लिखा है, an electric field is induced, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि v वेलोसिटी के साथ ये पूरा लूप जो है ना वो मोशन में है, तो क्या कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा? चलो कोई बताएगा मुझे, होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर। होगा ना, कहाँ पे होगा? सर इसमें ही, मतलब प्लेन में, कहाँ पे होगा? एबीसीडी के प्लेन में और एबीसीडी के अंदर ही। नहीं, ऑप्शन डी आएगा। अच्छा हाँ सर बराबर। मैं आपको बताऊँ क्यों। जस्ट ये बीसी पार्ट को अलग से कंसीडर करो, ओनली कंसीडर द बीसी पार्ट। तो ये डॉट 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 है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। अब फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज कैन बी गिवन बाय q v क्रॉस b। अब पॉजिटिव चार्ज प्लस लिख दो, वेलोसिटी का डायरेक्शन आई कैप कर दो, एक्स डायरेक्शन अज्यूम कर लो इसको, राइट साइड को। मैग्नेटिक फील्ड डॉट का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड का मतलब के कैप। तो आई क्रॉस के आई जे होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है। माइनस जे का मतलब ऐसा हुआ कि पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो सी रीजन है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे फ्रॉम सी टू बी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और वही चीज यहाँ पे होगी ए एंड डी के बीच में, ए एंड डी में भी वही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि डी पॉजिटिव बन जाएगा, ए नेगेटिव बन जाएगा, डी पॉजिटिव बनेगा, ए नेगेटिव, वही चीज होने वाली है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम डी टू ए, फ्रॉम डी टू ए। तो ये डी बीसी में भी एंड डीएमई दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड रिलीज होगा। ए बी एंड सी डी सेगमेंट में नहीं होगा, बिकॉज वहां पे लेंथ एंड वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। तो लेंथ एंड वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सर बट इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन कंजर्वेटिव હોય છે તો બધી લૂપ ફોર્મ ના થવું જોઈએ। यहाँ पे ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं है, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक की बात नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जनरेट होगा ऐसा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जनरेट होगा ऐसा क्वेश्चन है। वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी बात नहीं है, यहाँ पे कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ऐसा क्वेश्चन है। तो जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो 17th क्वेश्चन जो था उसमें दोनों आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18, conducting rod of a length 12 is rotating with the constant angular speed omega about its perpendicular to the bisector. A uniform magnetic field B exists parallel to the axis of rotation. Then what is the EMF between the end? चलो ये आपको पता है, चलो करा दिया है। क्या आएगा आंसर? 0। 0 आएगा। वो आपको, मैंने इसके बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने आपको करा दिया है। Am I right friends? यस सर। ओके, तो इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, an inductor of a 2 Henry and resistance of the 10 ohm। देखो ये R and L का कॉम्बिनेशन है वापस से, तो वापस से हमको वो थियरी पे जाना पड़ेगा जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और उसके बेस पे क्वेश्चन जेडब्ल्यू में भी आते हैं।
तो वो चीज अब करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन होता है और जब आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो उसमें से जो करंट पास होता है उसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, एक बार फिर से लिख देते हैं। दैट कैन बी गिवन बाय I0 1 minus e raised to minus t by tau, where tau is equals to the L by R, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या लिखा है, द इनिशियल रेट ऑफ द चेंज ऑफ द करंट इज, चलो इनिशियल रेट ऑफ द चेंज ऑफ द करंट मतलब ये di बाई dt पूछा हुआ है, तो एक काम करते हैं di बाई dt फाइंड करके उसमें t इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करना है भैया एंड फाइनली क्या करना है, t इक्वल्स टू 0 लिखना है। डिफरेंशिएट करने के बाद चलो तो I0 तो बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, e रेस टू माइनस टी बाई टाउ का e रेस टू माइनस टी बाई टाउ ही होगा, बट उसका जो मल्टीप्लीकेशन है -1 अपॉन टाउ उसको आपको डिफरेंशिएशन करते टाइम उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज अ डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो ये आपका हो गया I0 इंटू माइनस माइनस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड e रेस टू माइनस टी बाई टाउ। तो ये हो गया आपका di by dt, बट वी वांट्स टू फाइंड द इनिशियल di by dt। सो पुटिंग t इक्वल्स टू 0 हियर, तो t e रेस टू 0 तो 1 होता है, e रेस टू 0 तो 1 होता है भैया, तो फिर ये di by dt क्या होगा, तो फिर क्या बचेगा, तो I0 बचेगा, टाउ बचेगा। अब आपको पता होगा कि I0 जो है ना वो v by r है एंड टाउ जो है ना वो l by r है, तो r गेट कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा v by l। अब v का जो वैल्यू है ना वो आपको दिया होगा, 5 वोल्ट। का वैल्यू है ना वो 5 है, इंडक्टेंस आपका 2 हेनरी है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 एम्पियर पर सेकंड। गुड क्वेश्चन, अंडरस्टूड फ्रेंड? यस। इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो देखो ये अब ये उसको ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार किए होते टेक्स्ट बुक में, उसको ध्यान से ये देखना है कि कहाँ से देखना है, ये क्वेश्चन में ये पता करना है सबसे पहले तो कि आप कहाँ से देख रहे हो और कौन सा वाला पार्ट अंदर की साइड है, कौन सा वाला पार्ट लूप का बाहर की साइड है, सबसे पहले तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एज शोन इन द फिगर P and Q are two coaxial conducting loop separated by some distance when the switch as is closed। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो फ्रेंड्स देखो, जैसे ही हम ये स्विच को क्लोज कर, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाला जो पार्ट है ना वो ऊपर से जा रहा है, मतलब ये जो पार्ट है ना वो बैकवर्ड साइड, ये बैक साइड पार्ट है, ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट, ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है। और जैसे ही आप क्लोज करेंगे उस स्विच को तो करंट ऐसे, देखो ये पॉजिटिव में से बाहर निकलेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा। अब आप आपके फिंगर को करंट के डायरेक्शन में वाउंड करो तो आपका जो थंब है ना वो ऐसे जाएगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। चलो ये मेन चीज ये करना था पहले तो ये वाला जो फ्लक्स है इस तरफ जा रहा है, जो फ्लक्स, ये फ्लक्स आपका जो है ना वो इस तरफ जा रहा है। तो ये जो लूप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो ये वाला जो फ्लक्स है ना वो इंक्रीज होगा, ये वाला जो फ्लक्स है ना वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज स्विच ऑन किया तो फ्लक्स था ही नहीं, तो उसमें से लिंक हुआ, था ही नहीं उसमें से वो लिंक हुआ तो इंक्रीज हुआ। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अब मुझे यहां से देखना है, यहां से, तो यहां से मैं देखूंगा तो क्या होगा भैया कि ये दूसरे जो कॉइल है ना वहां पे राइट साइड का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डिक्रीज करना पड़ेगा भैया। लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो करंट कैसे फॉर्म होना पड़ेगा, दूसरे कॉइल में करंट फॉर्म होगा बट एंटी क्लॉकवाइज। हाँ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ
वो जिस डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसका जो फ्लक्स है ना वो राइट साइड प्रोड्यूस होना पड़ेगा। तो इसके लिए उसका जो करंट है, ये जो दूसरा वाला कॉइल है उसका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो काम बन जाएगा। ये बैक साइड पार्ट है। ये परफेक्ट, परफेक्ट। तो ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। हुआ ये कि अब यहां से हम देख रहे थे, देख तो हम यहां से रहे, तो हम यहां से देखेंगे तो हमको पहले जो ये जो कॉइल नंबर 1 है, पी कॉइल है, पहले क्यू कॉइल को देखो, दोनों को देखो, पहले पी कॉइल को देखो। तो पी हम यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से, तो पी कॉइल जो है ना उसमें ऐसे करंट फ्लो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज में, एंड क्यू क्लॉक में। एंड तो यहाँ से देखने से पी को क्लॉकवाइज, पी को हमको दिखाई देगा क्लॉकवाइज एंड क्यू हमको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो रिस्पेक्टिवली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। Q1 Q2 दिया या Q1 P? क्या बोल रहे हो? तो यहाँ पे Q1 Q2 क्यों दिया है? मतलब IP या तो IQ देना चाहिए अच्छा, ना। वेट 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 वेट, एक मिनट। हाँ देखो, बराबर है आपकी बात, मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा। As shown in figure, P and Q are the two coaxial conducting loops separated by some distance. When the switch is opened, clockwise current IP flows in the हाँ वो बराबर है। तो ये clockwise current flow in the coil P बराबर है, वो तो हम देख सकते हैं, वो clockwise ही है, वो हमने हमको पता किया। Uninduced current IQ1 flows in the Q, तो ये जो IQ1 है ना उसके लिए हमने कैलकुलेशन कर दिया, तो वो मुझे मिल गया एंटी क्लॉकवाइज। IQ1 जो है ना वो तो एंटी क्लॉकवाइज मुझे मिल गया, वो हमने डिस्कस किया। But the switch remains closed for a long time when the switch as is opened. कौन सा switch remains closed for a long time when the switch is open? अब ये कौन सा switch है वापस से? The switch remains closed for a long time. अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट कि भाई स्विच को हमने चालू कर दिया और बहुत टाइम तक हमने उसे चालू रखा। अब क्या कर रहे हैं? अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ। सेकंड पार्ट, व्हेन S1 S इज ओपन नाउ, अब उसको ओपन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि करंट IQ2 फ्लो होगा। तो अब करंट IQ2, अब क्या करेंगे हम? स्विच को पहले हमने क्लोज किया, अब हम ओपन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स इज इन्वर्टेड, मतलब उसका पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो पहले जो IQ1 था वो एंटी क्लॉकवाइज मिला था, तो अब IQ2 हमको कौन सा मिलेगा? क्लॉकवाइज मिलेगा। और पूछा हमने IQ1 IQ2 है, तो पहले क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आंसर आना चाहिए आपका, डी ऑप्शन आना चाहिए। IQ1 एंटी क्लॉकवाइज एंड IQ2 क्लॉकवाइज जब स्विच ऑन करते हैं एंड जब स्विच को ऑफ करते हैं, तो दोनों टाइम आपको कॉइल Q का ही करंट फाइंड करना है, P का फाइंड ही नहीं करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. सर ने कॉल क्यों नहीं किया मैं क्या बोल रहे हो? सर्किट કરવા માટે આપી कॉल किया। अरे कॉइल Q था, कॉइल Q का ही तो करंट फाइंड करना है आपको। क्या बोल रहे हो आप? बोल क्या रहे हो? अच्छा हाँ सर। कॉइल Q का ही दोनों केस में करंट फाइंड करना है। पहले हम कॉइल P का स्विच ऑन करेंगे, तो उस टाइम आपको कॉइल Q का करंट फाइंड करना है, और स्विच हम ओपन कर देंगे वापस से, तो एट दैट टाइम कॉइल Q का करंट फाइंड करना है। कॉइल P का तो करंट फाइंड करना ही नहीं है। तो दो अलग अलग केस है, स्विच ऑन करते टाइम एंड स्विच ऑफ करते टाइम। तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया था वो ऑन के लिए मैंने दिया था, तो ऑफ के लिए उस ऑब्वियसली उसका उल्टा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो ये आपका डी आंसर आना चाहिए। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं 20 में, क्वेश्चन 20 में डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। शुड बी डी, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, राइट, करेक्ट है, देखो। ओके, इज इट अंडरस्टूड? यस ओके, क्वेश्चन नंबर 21,
A short circuited coil is placed in the time varying magnetic field. Electrical power is dissipated due to the current induced in the coil. If the number of turns were to be quadrupled, number of turns is quadrupled. मतलब quadruple का मतलब क्या हुआ? Quadruple मतलब क्या हुआ? 4 times. हमने उसको 4 टाइम इंक्रीज कर दिया. Then wire and the radius of the wire is halved. Then what is the dissipated power? तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, हमारे नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन है. पावर का क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स को हम 4 टाइम इंक्रीज करते हैं एंड रेडियस जो है ना वायर का उसको हम हाफ करते हैं. तो पावर का क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी है. E proportional to E square वो करना. हाँ वही वाला क्वेश्चन था. देखो ये E dt है ना वो ई स्क्वायर बाई आर कह रहा है इसे पावर प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर बाई आर. अब E इज इक्वल्स टू है ना जो n डी फाई बाई डी टी है, तो E प्रोपोर्शनल टू n होता है. एंड रेजिस्टेंस आपको पता होगा कि रो एल बाई ए रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, बट यहाँ पे रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे तो रो वी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा. रो इंटू वॉल्यूम एक स्क्वायर का मतलब पाई स्क्वायर आर रेस टू 4. तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर रेस टू 4. तो P इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय आर. तो ई स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल टू एन. अब आर का मतलब 1 अपॉन आर रेस टू 4, तो आपका पावर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर रेस टू 4. तो P डैश अपॉन P इज इक्वल्स टू एन डैश अपॉन एन का स्क्वायर आर डैश अपॉन आर का 4 पावर. अब दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो 4 टाइम्स है, तो 4n अपॉन एन का स्क्वायर एंड रेडियस जो है ना वो हाफ्ड है, तो आर बाई 2 अपॉन आर का 4 पावर. तो फाइनलाइजली क्या होगा कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 बाई 2 का 4 पावर 1 बाई 16 हो जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा. तो पावर का क्या हो जाएगा भैया? रिमेन्स द सेम. सो आंसर शुड बी इट इज रिमेन्स द सेम. तो halved the same is the answer. It should be answer. Let's check. Let us check it out. तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है ये रहा बी. P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 1. ये रहा, देखो आपका आंसर है P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 1. दिख रहा है आपको फ्रेंड्स? Yes sir. क्लियर? Yes sir. सॉल्यूशन गलत बताया हुआ है. लिख रहे हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर आर स्क्वायर लिख रहे हैं और 1 लिख दिया है. अरे भाई एन स्क्वायर आर एस टू 4 होगा तो ही तो वो 1 होगा ना. चलो क्वेश्चन नंबर 22. A physicist work in the laboratory where the magnetic field is a 2 Tesla. She wear a necklace closing area 0.01 meter square in such a way that the plane of the necklace is normal to the field and it's having a resistance 0.01 ohm. Because of the power failure, the field decays to 1 Tesla in the 10⁻³ seconds. तो उसका मतलब क्या हुआ? हमको ये दिया हुआ है कि डेल्टा बी बाई डेल्टा टी dB बाई dt. डेल्टा बी क्या दिया हुआ है? 1 टेस्ला का पर 10⁻³ सेकेंड. तो हमको ये dB वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड. इज दैट क्लियर? सर वायर का नेकलेस कौन पहनता है? क्या बोल रहे हो? वायर का नेकलेस कौन पहनता है? क्या बोल रहे हो? तो वायर इज मेड बाय मेटल, नेकलेस इज मेड बाय मेटल, तो मेटल का ही नेकलेस होता है ना. तो किसका नेकलेस होता है? सर वो मोती का भी होता है. किसका होता है? मोती मोदी. मोती मोती का नेकलेस. अच्छा पियर. नहीं, बट ये जो फिजिसिस्ट है ना उसने पहना है ये फिजिसिस्ट जो है उसने पहना है मेटल का नेकलेस. ओके, Yes. dt दिया हुआ है
तो व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड, तो वैसे हीट कितना प्रोड्यूस होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम एक काम कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे हीट कितना प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करना है। तो I² RT कर सकते हैं। तो पावर इंटू 10⁻³ कर दे तो heat मिल वो जाएगा। भी चलेगा, वो भी चलेगा, बट उसके लिए ईएमएफ तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो ईएमएफ तो फाइंड करना पड़ेगा भैया। तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू क्या, तो बोले d∅/dt, मतलब A इंटू dB/dt। एरिया कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर, dB/dt 10⁻³ है। तो 10 वोल्ट जितना आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अब पावर करंट कितना होगा, तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ जो है वो 10 है, रेजिस्टेंस जो है वो 0.01 है। तो ये आपका हो जाएगा 1000 एम्पियर। तो आपका जो पावर है ना वो आप करंट नाही जर 1000 एम्पियर आटलो બધું क्या पता, हो सकता है। 10⁻³ હશે। हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं बराबर है, उसमें कुछ गलत नहीं किया हमने, नहीं गलत तो कुछ नहीं किया। हम्म, तो dB/dt क्या था? हाँ dB/dt ये रहा ये ना, क्या आपको? because of the power failure the field decays to 1 Tesla in the time interval 10⁻³ second. So 2 टेस्ला में से 1 टेस्ला हो गया ना, तो डेल्टा बी कैन आई से डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला इन 10⁻³ ओके सेकंड। ओके ओके, यस सर। तो आपको पावर इनटू द करंट करो तो ये आपका हो जाएगा, ये वो ईएमएफ इनटू करंट करो तो आपका पावर हो जाएगा। अब अगर आपको जूल फाइंड करना है तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ टाइम तो वही है, तो आपका 10 जूल शुड बी द आंसर, इट शुड बी अ 10 जूल। इज दैट क्लियर? यस सर। सो लेट्स फाइंड आउट, हम सही है। એટલે એનો મતલબ ક્યારે બી લેબમાં નેકલેસ પહેરીને એક્સપેરિમેન્ટ ના કરવા જોઈએ ને? हम्म, मतलब नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा बहुत ऐसा कुछ। ये रहा 10 जूल हो गया, इज द राइट आंसर। ओके, 10 જૂલ એટલે કેટલું કહેવાય? કઈ क्या बोल ફરક रहे हो? પડે ખરી? 10 જૂલ એટલે કેટલું કહેવાય? 10 जूल से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो करंट जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है, करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 1000 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। तो वी शुड अवॉइड टू वियर द मेटल नेकलेस व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। चलो 23rd क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 8.4 मिली हेनरी। वंस अगेन देखो, वंस अगेन ये वोल्टेज, वंस अगेन ये इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस का कॉम्बो आया। तो वंस अगेन वो जो फॉर्मूला है ना वो वापस से अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा वाला, I करंट नॉट into 1 minus या इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e रेज टू माइनस t by tau, that is the formula, right friends? ओके, सो क्या पूछा है कि भाई द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर एट अप्रोक्सीमेटली विच टाइम। तो करंट 1 एम्पियर कम होगा, तो करंट का वैल्यू हमको 1 दे दिया है। करंट का वैल्यू I0 इज इक्वल टू आपको पता होगा कि V0/R। तो वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 12 वोल्ट का बैटरी है एंड जो रेजिस्टेंस है वो 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। टाउ का जो वैल्यू है ना वो L/R होता है, बैटरी से ना L/R। तो 8.4 मिली हेनरी बाय द रेजिस्टेंस 6।
तो 84 7 जा 12 7 जा 12 6 6 84 कौन 6 जा क्या होता है 1.4 1.4 14 6 जा अच्छा तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए बिकॉज देखो ये 1/2 आ रहा है और फिर 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ अब ये ई रेज टू का पावर कैसे सॉल्व करेंगे हम तो ई का ये 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 होगा तो ई रेज टू टी बाई टाउ इज इक्वल टू 2 हो जाएगा चलो दोनों साइड एल एन लेते हैं हो जाएगा एल एन ई रेज टू टी बाई टाउ इज इक्वल टू एल एन टू तो ये टी बाई टाउ एल एन ई तो 1 होता है एल एन ई 1 होता है एंड एल एन टू आपको पता है क्या होता है 1.4 एल एन टू बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है एल एन टू का मतलब 2.303 इंटू लॉग टू और लॉग टू का जो होता है वो 0.3010 होता है तो इसको मल्टीप्लाई करो 0.693 आएगा ये स्टैंडर्ड वैल्यू है एल एन ई तो 1 हो जाएगा मैंने गलती से √2 बोल दिया था 1.4 क्या बोल रहे हो मैंने गलती से √2 का आंसर बोल दिया था हाँ 1.4 या सो टी इज इक्वल टू 0.693 इंटू टाउ और टाउ मिल गया मुझे 1.4 10⁻³ तो ये 0.693 का मतलब 0.7 कर दो तो 0.7 इंटू 1.4 तो 14 7 का क्या होता है 14 7 का 98 तो 98 10⁻⁻5 तो ऐसा कोई है मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 इंटू 10⁻⁻5 तो 1 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ मतलब 1 मिली सेकेंड है तो 1 मिली सेकेंड इज द राइट आंसर इज दैट क्लियर फ्रेंड्स यस सर तो हो गया हो सकता है लेट्स चेक आउट वेदर वी गॉट द आंसर और नॉट तो ये रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का तो आ रहा है देखो 1 मिली सेकेंड है सर आप डायरेक्ट से अपन बता दीजिए कैसे करें वो तो लिख दिया उन लोगों ने ऐसे ही विदाउट सॉल्यूशन ओके क्वेश्चन नंबर 24 एंड 24th क्वेश्चन पे आ जाओ as shown in the figure a metal rod makes a contact and complete the circuit is perpendicular to the magnetic field with a b equals to 0.15 tesla the resistance is 3 ohm force needed to move the rod as indicated with the constant speed 2 मीटर पर सेकेंड आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर तो जैसे ही करंट इंड्यूस होगा तो ये जो करंट कैरिंग वायर है करंट कैरिंग जो रोड है ना उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा वो आपके मोशन के अगेंस्ट में होगा मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना वो ILB होता है तो जितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है उतना ही आपको देना पड़ेगा तो आपको ये ILB जितना फोर्स देना पड़ेगा तो पहले आपको EMF फाइंड करना पड़ेगा BVL मैग्नेटिक फील्ड 0.15 वेलोसिटी जो है आपका 2 है लेंथ जो है रोड का वो आपका लेंथ जो है ना वो क्या है 50 सेंटीमीटर होगा शायद से यहाँ पे इट शुड बी 50 सेंटीमीटर तो लेंथ ऑफ द रोड इज 0.5 मीटर तो ये आपका हो जाएगा 0.15 EMF जो आप जाएगा आपका 0.15 वोल्ट करंट इज इक्वल टू EMF ऑन रेजिस्टेंस तो 0.15 अपॉन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है ना वो आपका ये है रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ 3 तो ये आपका हो जाएगा 0.05 तो करंट आपको मिल गया अभी फोर्स कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा तो बोले BIL जितना IL क्रॉस B I 0.05 है
लेंथ मैंने बताया आपको 0.50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.15 है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 10⁻⁻5, बचेगा 25 इंटू 15, तो 15 क्रॉस 25 क्या होगा? 375 होना चाहिए ना? हाँ सारे ऑप्शन सर, वही है। तो 3.75 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, let's come to the next question. Two identical coaxial circular loops carrying a current I, each circulating in the clockwise direction. दोनों में से clockwise direction में. If the loop are approaching towards each other, then what happened? दोनों कोयल में करंट हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में है और सर दोनों मतलब करंट भी है और रोटेट भी हो रहे हैं। रोटेट कहाँ पे हो? रोटेट नहीं हो रहा है। कहाँ पे रोटेट हो रहा है? कहाँ पे लिखा है रोटेट? ऐसा रोटेशन तो नहीं हो रहा है। रोटेशन कुछ नहीं है। अब दोनों में क्या हो रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो रहा है, तो दोनों में करंट जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में है। चलो मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ द लूप्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों कोयल को एक दूसरे के नजदीक हम ले जाएंगे तो क्या होगा? तो इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा और ऐसा होगा। दोनों का फ्लक्स ऐसा, तो दोनों को नजदीक ले जाएंगे तो दोनों के फ्लक्स दोनों के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो इंक्रीज होने का ट्राई करेगा। तो दोनों के फ्लक्स अगर इंक्रीज होने का ट्राई करेंगे तो वो क्या करेंगे, उसका जो करंट है दोनों का वो रिड्यूस होने का ट्राई करेगा, बिकॉज इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज फ्लो इन सच अ मैनर दैट इट विल अपोज द कोर्स ऑफ इट। तो इंड्यूस्ड करंट जो है ना वो रिड्यूस होने का ट्राई करेगा। तो करंट इन ईच लूप शुड बी डिक्रीजेस, दैट शुड बी द राइट चॉइस। इट शुड बी द राइट चॉइस। तो ये होना चाहिए, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। चलो मेरे हिसाब से तो करंट डिक्रीज होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, या अकॉर्डिंग टू लेंस लो, परफेक्ट। ऑप्शन सी इज राइट चॉइस इन द क्वेश्चन नंबर 25। ओके, सर सो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होते तो क्या होता? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे कोई भी डायरेक्शन में करंट हो, बट अगर आप दोनों कॉइल को एक दूसरे के सामने लाते हो तो अकॉर्डिंग टू लेंस लो, सही बात है, सही बात है, आपका बात सही है। अ, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता ना तो कुछ अलग होता। मैं समझाऊँ आपको, देखो क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। देखो ऐसा है कि ये दोनों कोयल में है ना एक ही डायरेक्शन में करंट है, राइट? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोनों कोयल में एक ही डायरेक्शन में है करंट, तो क्या होगा, एक दूसरे को अपोज करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेंगे। सेम रिपेल। करंट क्या होता है, हाँ अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेंगे। सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करेंगे, और वो जब अट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि लेंस लो ऐसा बता रहा है कि वो अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा। वो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो नजदीक आने का जो ट्राई होगा ना वो उसको कम करेगा लेंस लो, अकॉर्डिंग टू लेंस लो, तो करंट को रिड्यूस करेगा। बट अगर दोनों कॉइल में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल। रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो रिपल्सन को अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा उन लोगों को, तो भी करंट को रिड्यूस ही करना पड़ेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए दोनों केस में
चाहे आपने एक डायरेक्शन में करंट पास किया और अट्रैक्शन हुआ, और चाहे दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास किया, रिपल्सन हुआ, बट इन दोनों केस में ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए करंट भी रिड्यूस ही करना पड़ेगा, व्हाटसएवर द केसेस इज दैट। इज इट क्लियर? यस सर। सो फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको है ना, अब जब नेक्स्ट टाइम मेरा आता है सैटरडे को, तो ये लेंस लॉ के रिगार्डिंग, एंड उसके बाद लेंस लॉ एंड मोशनल ईएमएफ जो है वो, एंड तीसरा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक ईएमएफ। तो ये 3 क्वेश्चंस, 3 के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करके लाना है। मैं अभी आपको कल तक आपको ये नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। कल नहीं, अब मिलेंगे हम डायरेक्टली ट्यूसडे को हमारे रेगुलर बोर्ड के लेक्चर में। बाय, गुड नाइट। ओके।